हेलो, दिस इज़ कल्याण एंड वेलकम टू केजी क्लब इग्नू। यहाँ आपको इग्नू के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एग्ज़ाम के टाइम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं और उसके नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर आपको क्वेश्चन के सजेशंस चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं EHI 5 का लेक्चर, जो कि कोर्स टाइटल है इंडिया फ्रॉम मिड 18th टू मिड 19th सेंचुरी। इसके यूनिट 2 को हम लोग देख रहे हैं, जिसमें बंगाल हम लोगों ने पढ़ लिया। आज बचा है अवध। हम लोग आज अवध को पढ़ेंगे। ठीक है, अवध का क्या सिचुएशन था हम लोग देखते हैं। अवध टुवार्ड्स ऑटोनॉमी, कि जिस तरह से बंगाल ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ा था, अवध भी उसी तरीके से किस तरह से ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ता है। तो हम लोगों ने देखा कि बंगाल कैसे एक ऑटोनॉमस स्टेट बनता है मुर्शिद कुली खान के अंदर, और बाद में फिर धीरे धीरे उसके वो जो है सब्जेक्ट कर लिया जाता है किसका, तो ब्रिटिशर्स के अंडर। ठीक है, उसे ब्रिटिशर्स अपने अंदर सब्जुकेट कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरह से अवध का हुआ। अवध भी 18th सेंचुरी में एज ए रीजनल पॉलिटिकल सिस्टम उभरा, और बाद में फिर क्या होता है, ब्रिटिशर्स के अंदर चला जाता है। तो अवध का हम पहले क्या देखते हैं, तो पोजीशन देखते हैं, जोग्राफिकल लोकेशन। अगर अगर हम अवध का देखें तो अभी का जो यूपी है वो अवध था, और ये काफ़ी फर्टाइल एरिया अभी भी है और उस वक्त भी था। जिस तरह से बंगाल काफ़ी फर्टाइल था, उसी तरह से अवध भी काफ़ी फर्टाइल था। अवध जो है वो गंगा के नॉर्थ से निकलता है और ऊपर हिमालय की तराई है। ठीक है, उस बीच में अवध था। तो इसका लोकेशन काफ़ी सेफ था, और ये खास करके ब्रिटिशर्स के लिए और मराठा के लिए एक तरीके से बैरियर का काम किया हुआ था बंगाल का। तो बंगाल को ये एक तरह से प्रोटेक्ट करके हमेशा रखा रहता था। तो इस वजह से भी ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हम किसी तरह से ये बंगाल मिल जाए। पहला मोटिव तो यही था कि इससे क्या होगा कि हमारा एक रिच रेवेन्यू सोर्स यहाँ से मिलेगा। दूसरा कि हम इसको अगर ले लेते हैं तो पूरे के पूरे उत्तर भारत पे एक अच्छा अधिकार हम लोगों का, मतलब ब्रिटिशर्स चाहते को लगता था कि उसका हो जाएगा। तो हमने इकोनॉमिकली और जोग्राफिकल फैक्टर हमने अवध का देखा। चलिए, अब अवध में हम सादत खां के बारे में जानते हैं। सादत खां, जिसको बुरहान उल मुल्क कहा जाता है। सादत खां का इतिहास हल्का देख लें हम लोग, तो ये जो है ये खुरासान से आया था। कहाँ से, तो पर्सिया वाले एरिया से, पर्सियन एरिया से, जहाँ से हमने देखा, आगे देखेंगे हम लोग कि किस तरह से नादिर शाह ने अटैक किया था। तो नादिर शाह जहाँ का था, बस उसी एरिया का सादत खां भी था, और यही इसके लिए मुसीबत भी बाद में खड़ी करती है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो सादत खां क्योंकि खुरासान से आया, इसके पिता वहाँ पे मर्चेंट थे, लेकिन इकोनॉमी के लॉस होने की वजह से, सिचुएशन ख़राब होने की वजह से पिता उसके इंडिया आ गए, और सादत खान धीरे धीरे छोटे छोटे पोस्ट से बढ़ते हुए एक बड़े ओहदे पर पहुंचता है। ठीक है, तो इतना ऊपर पहुंचने के बाद फिर मुग़ल में जो है ये वहाँ पे एक अच्छे मुग़ल में, जैसे औरंगज़ेब के समय में सादत खां जो है, जब औरंगज़ेब ढक्कन में अपना एक्सपेडिशन किया था, तो सादत खां औरंगज़ेब का साथ दिया था, और इसका एक अच्छा काम देख के औरंगज़ेब काफ़ी सराहे भी थे, सराहा भी था सादत खान को। ठीक है, तो ये सब थोड़ा हिस्ट्री हुआ। अब हम देखते हैं कि सादत खां का क्या हुआ। तो सादत खां को सूबेदारी दिया गया अवध का, कब, 1722 में। 1722 से पहले कहाँ था, 1722 से पहले वो था आगरा में। लेकिन आगरा में क्या होता है, उसको मुग़ल ही आगरा भेजा था, लेकिन आगरा में जाट के जो रेबल हैं उसके साथ सादत खां का क्या क्या हो जाता है, तो रेबल हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जाट क्या करता है, तो इस वक्त अपना साइड मुग़ल की ओर कर लेता है। तो सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और मुग़ल जो है वो सादत खां को आगरा से निकाल करके कहाँ भेज देता है, तो अवध भेज देता है। तो जब सादत खां अवध अवध पहुंचता है, तो अवध में पहुंच करके वो वहाँ के सिनारियों को देखता है। ठीक है, और अवध के सिचुएशन को देख करके सादत खां को लगता है कि अब हम अपना एरिया जो है अवध को ऑटोनॉमस बना सकते हैं, क्योंकि अब ढेर सारे ऐसे पल आए जब क्या किया गया, तो सादत खां को ह्यूमिलिएट किया गया, मतलब इसका डिसरिस्पेक्ट किया गया, ऐसा सादत खान को लगता था। कि ये हमेशा एक ऐसा एरिया चाहा जहाँ कि ये अच्छे तरीके से रह सके, अपना रूल जो स्थापित कर सके। तो इस तरह से वो कहाँ पहुँचता है, तो अवध पहुँचता है।
जब अवध पहुंचता है तो वहाँ पे सबसे पहले ज़मींदार से मुलाकात करता है और ज़मींदार जो है वो क्या करता है, तो सादत खां के पास मुग़ल का शिकायत करता है कि किस तरह से जागीरदारी सिस्टम की वजह से ज़मींदार को जो है काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इसलिए क्या करता है, तो ज़मींदार को सपोर्ट करने के लिए सादत खां आते ही जागीरदारी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। लेकिन इस दौरान वो देखता है कि जागीरदारी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते वक्त वहाँ के जो ऑफिशियल थे, वहाँ के जो पुराने ज़मींदार थे, वहाँ के जो लैंडलॉर्ड थे, ये सब जो है बड़े-बड़े लैंडलॉर्ड, बड़े-बड़े घराने के, वो सादत खां को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो सादत खां को लगा कि नहीं, अभी इस इन लोगों से दुश्मनी करना सही नहीं है, अभी-अभी तो हम अवध आए ही हैं। तो इस वजह से जागीरदारी में भी वो थोड़े से एक नॉर्मल वे में जागीरदारी को भी लिए। तो ये शुरुआती था जब अवध में सादत खां पहुँचते हैं। लेकिन जब लगातार वो देखते जा रहे हैं कि बड़े-बड़े ज़मींदार, बड़े-बड़े चीफ जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो सबके रेबेलियन को पहले ये दबाना शुरू कर देता है। उसके बाद मदद ए मास गारंटी वाले जो लोग थे, जो धार्मिक लोग थे, जिसको मदद में पहले के नवाब के द्वारा ज़मीन दिया गया था और वो उस ज़मीन के मालिक हो गए थे, तो उस ज़मीन उस उन लोगों को भी ये अब कंट्रोल करना शुरू कर दिए, ताकि ना ही ज़्यादा किसी के पास पावर होगा और ना ही मेरी स्थिति कभी भी मुसीबत में पड़ेगी। ये सोच करके उन्होंने जब बड़े-बड़े ज़मींदार के रेबेलियन को हटाया, मदद-ए-मास जिसको दिया गया था उसको स्ट्रिक्ट किया, कंट्रोल किया और रेवेन्यू कलेक्शन को सिस्टमाइज़ किया, ताकि इसमें कोई भी किसी भी तरह का करप्शन ना हो। इन्होंने लैंड सर्वे कराया, कहाँ पे कितना यील्डिंग होता है वो देखा और उस हिसाब से लैंड के रेवेन्यू को इन्होंने देखा। उसके बाद नेगोशिएशंस किया। लोकल ज़मींदार, हमने देखा कि आते ही सबसे पहले उन्होंने लोकल ज़मींदार से वार्ता किया था। तो लोकल ज़मींदार से क्या किया, नेगोशिएशन किया, ठीक है। धीरे धीरे सादत खां अपने पोजीशन को बहुत मजबूत करता है। कैसे, तो क्योंकि इसने देखा कि मेरे आते ही जब वो देखा कि वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे वो हमारे विरोध कर रहे हैं, तो उसने अब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में अपने लोगों को एंट्री देना शुरू कर दिया। तो अपने लोगों को एंट्री देने से जो लॉयल्टी बढ़ गई और इसकी स्थिति मजबूत हो गई। तो इसकी स्थिति इतनी मजबूत हो गई कि जब वो अपने दामाद सफदरजंग को डेप्यूटी गवर्नर बना रहा था, तो उस वक्त वो मुग़ल एम्पायर से इसका मतलब आज्ञा लेना भी मुनासिब नहीं समझा, ठीक है। तो ये अधिकार दिखता है। तो 1735 आते आते सादत खां का कंट्रोल जो अवध पे इतना ज़्यादा हो गया था कि दिल्ली ने उसे क्या किया, तो फौजदारी दे दी। किसका, तो कोरा का और जहानाबाद का। क्योंकि देखिए, दिल्ली को कोरा और फौजदारी का कोरा और जहानाबाद का फौजदारी सादत खां को देना इसलिए सही लगा क्योंकि सादत खां का जो रिपोर्ट था पहले का दिल्ली वाला, वो बिल्कुल सही था। कहीं पर भी कोई भी बेईमानी इसमें दिखी नहीं थी। तो कोरा और जहानाबाद का जो था वो एरिया दे दिया गया सादत खां को, फौजदारी का पावर, और बनारस का, जौनपुर का, घाटीपुर का और चुनारगढ़ का, यहाँ का रेवेन्यू फार्म जो है वो दे दिया गया सादत खां को। तो सादत खां का अथॉरिटी अब इससे देखा जा सकता है कि किस तरह से दिल्ली भी इसका सपोर्ट किया, इसके पावर का रिस्पेक्ट किया और उसको बड़े बड़े एरिया दे दिया गया फौजदारी में और रेवेन्यू के लिए, ठीक है। तो इस तरह से वो आगे बढ़ रहा था। लेकिन कभी कभी क्या हुआ, सादत खां को कहीं कहीं दिल्ली से नाराज़गी होती दिखाई पड़ी। एक समय है जब 1737 में सादत खां जो है वो अवध में एक टेरिटोरियल रिसोर्स की मांग कर रहा था, क्योंकि मराठा जो है, मराठा अवध की ओर बढ़ रहे थे। तो इसके लिए मिलिट्री के लिए पैसे की ज़रूरत थी। तो इसलिए उसने दिल्ली से कहा कि आप मुझे एक टेरिटोरियल रिसोर्स दें ताकि हम अपने मिलिट्री को अच्छे से कंट्रोल कर सकें। तो इसे मुग़ल के द्वारा क्या किया गया, नकार दिया गया। उसके बाद 39-40 में क्या होता है, तो जब वो मीर बख्शी का ऑफिस अवध में लाने की बात दिल्ली से करता है, मुग़ल एम्पायर से करता है, तो उसे भी मुग़ल एम्पायर के द्वारा नकार दिया जाता है। तो ये सारी बातें सादत खां को चुभती थी और वो इसलिए चाहता था कि हम ऐसे एरिया में रहे जो हमारे कंट्रोल में रहे, क्योंकि ये सारी बेइज्जती सादत खां को पसंद नहीं आती थी। बावजूद इसके ये एम्पायर के प्रति लॉयल रहा और उसे बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहा। जैसे हम आगे देखते हैं तो 1739 में क्या होता है, तो नादिर शाह का अटैक होता है। नादिर शाह कहाँ का था, पर्सिया का था, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए बहुत बड़े फोर्स लेकर के सादत खां पहुंचता है दिल्ली और उसको रास्ते में रोकता है, लेकिन बाद में अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से जो है सादत खां छूट भी जाता है और नादिर शाह और मुग़ल के जो एम्पायर थे उसके बीच में एक नेगोशिएशंस करा देते हैं।
लेकिन बाद में प्रॉब्लम तब क्रिएट हो जाती है जब ये अफ़वाह फैलता है कि सादत खां, क्योंकि ये भी पर्सिया का है, तो ये एक रिलेटिव होने के नाते चाहता है कि वो जो है क्या कहते हैं, मुग़ल से एक ऐसा, तो सब ऐसा मान रहा था कि नादिर शाह के मदद से जो है वो इम्पीरियल पॉलिटिक्स में अपना मजबूती बनाना चाहता है, वो वहाँ पे अपना एक नया अपना एक ओहदा बनाना चाहता है। नादिर शाह को ये सही नहीं लगता है और नादिर शाह ने गुस्से में आकर के बहुत बड़ा कैश डिमांड कर देता है सादत खां से। सादत खां इतनी ज़्यादा परेशानियाँ हैंडल नहीं कर पाता है और वो अपने आप जीवन को त्याग देता है। ठीक है, और सादत खां की अब हो जाती है मृत्यु। ठीक है, इसके बाद नए नवाब जो बनता है वो बनता है सफदरजंग। सफदरजंग कौन था? तो सन इन लॉ था किसका? सादत खां का। सादत खां का एक और नाम था बुरहान उल मुल्क, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका जब सफदरजंग बनता है तो ये क्या किया, तो रेगुलर रेवेन्यू जो दिल्ली भेजा जाता था उस पर बैन लगा दिया। बोला हम दिल्ली रेगुलर रेवेन्यू नहीं भेजेंगे, और और अवध में जो इम्पेरियल दीवान का ऑफिस था उसे भी हटा दिया। इसको हटाने से क्या होता है कि अवध का जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, रुपए जो है वो स्टॉक में रहता है, और अवध की स्थिति मजबूत होती दिखती है 1739 से लेकर 1764 के बीच में। ठीक है, तो सफदरजंग का ये दो काम इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं क्या होता है। सफदरजंग क्या करता है, तो इतना करने के बावजूद रेवेन्यू दिल्ली नहीं भेज रहा है, लेकिन फिर भी सफदरजंग जो है दिल्ली से रिलेशन नहीं तोड़ा। वो एम्पायर को जब भी वो कोई बड़े बड़े पोस्ट पे किसी को अपॉइंट करता था तो वो एम्पायर से जो है वो ले लेता था, आज्ञा लेता ही था। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब वो कोई बड़ा पोस्ट करता तो एम्पायर से परमिशन लेता। कभी कभी रेवेन्यू दिल्ली भेज दिया करता था। ऑर्डर और टाइटल अगर लेना होता था तो वो मुग़ल एम्पायर के नाम पे लेता था। तो ये सब देखते हुए मुग़ल एम्पायर को लगा नहीं, ये जो नया नया नवाब सफदरजंग बना है ये भी हमारे प्रति लॉयल है, और इस तरह से उसे ऑफिस ऑफ विजारत दिल्ली का दे दिया गया। विजारत का ऑफिस मिलते ही लेकिन सफदरजंग ने क्या किया, तो फारुखाबाद को एक्वायर कर लिया और वहाँ पे अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। ये बात अवध को अच्छा नहीं लगा और वो फिर ऑफिस ऑफ वजारत जो है वजीर का पद ले लिया जाता है सफदरजंग से, मुग़ल एम्पायर ले लेता है। आगे क्या होता है, अब आगे जो है नया नवाब आता है, वो नवाब है शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नवाब था, इसे आप याद रखेंगे। सबसे पहले सादत खान उर्फ बुरहान उल मुल्क, उसके बाद सफदरजंग, और उसके बाद फिर शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला के समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, शुजा-उद-दौला के समय में ही बैटल ऑफ बक्सर होता है, और किस तरह से एक बड़े अवध का जो छवि है वो धूमिल होती है, वो शुजा-उद-दौला के समय में होता है। तो होता क्या है, सफदरजंग की जब मृत्यु होती है तो शुजा-उद-दौला उसे एक्वायर करता है, एक पोस्ट लेता है, नवाब का पोस्ट ग्रहण करता है। इसके बाद उसका पहला काम होता है अपने प्रोविंस के बाउंड्री को बढ़ाना, अपने एरिया का विस्तार करना। उसके बाद इंडिपेंडेंट सूबा अपने आप को बनाना। ठीक है, उसके साथ साथ अपने पड़ोसी में जितने भी राज्य थे वो सब के साथ नेगोशिएशन करना, जैसे जैसे अलीवर्दी खां बंगाल का था उसके साथ, फिर सिराजुद्दौला उसके साथ, मुग़ल के साथ, ये सब के साथ नेगोशिएशन हमेशा करके रहा, कि क्योंकि उसे पता था कि ब्रिटिशर्स जो है, कंपनी जो है उसका पावर ज़्यादा है, तो उसको अगर रोकना है तो हमें आपस में मिलजुल के रहना पड़ेगा। इसके साथ साथ उसने क्या किया, अपने रेवेन्यू कलेक्शन को सिस्टमाइज़ किया, करप्शन को रोका ताकि अच्छे से पैसा आ सके, आर्मी को वेल मेंटेन्ड किया, और खजाने को पूरी तरह से भरपूर भरने की कोशिश की, ताकि इकोनॉमिकली ये काफ़ी स्ट्रांग रहे। उसके बाद क्या होता है, तो इसके साथ साथ लोकल हिंदू जो थे, लोकल हिंदू को भी उसने अपॉइंट करना शुरू कर दिया अपने कोर्ट में। जैसे नायब के पोस्ट पे जो था एक ब्राह्मण था, राजा बेनी बहादुर। ठीक है, सेक्रेटरी के पोस्ट पे जो था वहाँ पे मराठी बोलने वाला एक देशस्थ था, और जो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट नवाब का होता था, जनरल का पोस्ट। ठीक है, नवाब में जनरल का पोस्ट, ये पोस्ट जो है, यहाँ तक कि ये पोस्ट गोसाई मोंक को दे दिया गया, साधु को दे दिया गया। ठीक है, तो इससे हमें दिखता है कि शुजा-उद-दौला ने किस तरह से अपने ऑफिस में नॉन नॉन मुस्लिम को भी बढ़ावा दिया, और इसका मेन मकसद था मजबूत करना, अवध को मजबूत करना, ना कि कोई धर्म में फंस करके इसे कमज़ोर करना। ठीक है,
लेकिन इसके साथ-साथ अपने पूर्वज की तरह ये भी मुग़ल के साथ अपने रिश्ता को बनाए रखा। वो भी प्राइमर कन्फर्मेशन जो है, जब वो शासक बनता है, नवाब बनता है, तो मुग़ल एम्परर से कन्फर्मेशन किया। उसके साथ-साथ एम्परर की अथॉरिटी को बरकरार बनाए रखा। तो इस खुशी में फिर से मुग़ल एम्परर जो थे इसको वज़ीर का पद दे देते हैं। ठीक है? इसके साथ-साथ एक और घटना घटता है शुजा-उद-दौला के समय में, 1761 में, जब पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है मराठा और अफ़गान के बीच में। ठीक है? अफ़गान की तरफ से कौन था? अहमद शाह अब्दाली, और मराठा की तरफ से हो रहा था। तो इस बीच जो है शुजा-उद-दौला ये अफ़गान का साथ देता है, मराठों का साथ नहीं देता है। लेकिन इसके कुछ ही साल बाद 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध, और इसमें ये ब्रिटिशर्स के सामने हार जाता है। कैसे? तो ब्रिटिशर्स एक तरफ थे युद्ध में, और एक तरफ था शुजा-उद-दौला, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, और मुग़ल एम्परर शाह आलम द्वितीय। इतनी बड़ी सेना, और एक तरफ था कौन? ब्रिटिशर्स। और इसमें हार हो जाती है किसकी? तो इस त्रिपक्षीय किसका? तो इस शुजा-उद-दौला का, मतलब नवाब ऑफ बंगाल का, नवाब ऑफ अवध का, और मुगल एम्पायर का। तो ये घटना के बाद क्या होता है, अवध का जो इज्जत था वो धूमिल होती दिखाई देती है, और पोल खुलता दिखता है इंडियन पावर का, और अंग्रेज़ों को लगता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता है कि हम अभी तक गलतफहमी में थे, ये लोग अब काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। ठीक है? तो इसके बाद शुरू होता है एनेक्सेशन का, कि किस तरह से अवध को हड़पा जाए। 3 फेज़ में होता है, और धीरे-धीरे 1856 में हड़प लिया जाता है। पहले फेज़ में 1764 से 75 के बीच शुजा-उद-दौला का काल है। 1775 से 97 के बीच आसफ-उद-दौला का काल है, और फिर 1856 में जब हड़प लिया जाता है, उस वक़्त जो यहाँ के नवाब था, वो था वाजिद अली शाह। तो आगे हम देखते हैं कि क्या-क्या क्रोनोलॉजी रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि अवध का लोकेशन, यहाँ पे इस जगह अवध है, यहाँ इस जगह अवध है। ठीक है? ये एक सेकेंड, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया अवध का है, और इस एरिया को जो है 1856 में हड़प लिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। ठीक? सबसे पहला फेज हम देखते हैं 1764 से 1775। ठीक है? इस वक्त कौन था? तो शुजा-उद-दौला था। शुजा-उद-दौला की स्थिति अब खराब हो चुकी थी, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुआ, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इस संधि में अवध का जो इम्पोर्टेंट एरिया था, कोड़ा और इलाहाबाद, ये दे दिया गया मुग़ल एम्परर को। ये 2 एरिया बहुत ही फर्टाइल एरिया था। उसके बाद कंपनी को 50 लाख रुपए देना पड़ा, क्योंकि कंपनी ने बोला कि मेरा रुपए खर्च हुआ है, मेरा काफ़ी इकोनॉमी लॉस्ट हुआ है युद्ध में, तो उसका भरपाई तुम करोगे, तो 50 लाख रुपए कंपनी को देना पड़ा। और इसके साथ-साथ कंपनी के आर्मी को जो है, आर्मी का रक्षा कौन करेगा, आर्मी का देखभाल कौन करेगा? तो अवध करेगा। तो इतने बड़े ट्रीटी की वजह से इसका रेवेन्यू, इसका जो इकोनॉमी का सोर्स था वो घटता गया, और इकोनॉमी जब घटेगी तो पावर घटता चला जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि नेक्स्ट स्टेप शुजा-उद-दौला के द्वारा क्या लिया गया? तो शुजा-उद-दौला को जो है कंपनी का पावर भली-भाँति पता था, किस तरह से बंगाल को सब्जुगेट किया गया कंपनी के द्वारा, ये जो है शुजा-उद-दौला को पता था। लेकिन वो बंगाल की तरह अपने एरिया को यूँ ही जाने नहीं देना चाहता था। वो कोई स्ट्रगल तो नहीं करना चाहता, वो चाहता था कि किसी भी तरीके से जो है हम अपने एरिया को बचा करके रखें। तो इसके लिए वो डायरेक्ट तरीके से तो अंग्रेज़ से लड़ेगा नहीं, तो बस वो अंदर ही अंदर क्या किया, तो ब्रिटिशर्स का जो कमर्शियल पेनिट्रेशन था, यहाँ से व्यापार वाली काम थी, उसमें वो क्या किया, इनडायरेक्ट रूप से परेशानी उसमें करना, रोड़ा अटकाना शुरू कर दिया। उसके बाद अपने आर्मी को रिफॉर्म करने लगा, आर्मी को फिर से मजबूत करने लगा। इसका मकसद कंपनी से युद्ध करना नहीं था, इसका मकसद था कि आर्मी को स्ट्रॉन्ग करके वो अपना इज्जत वापस लेना चाहता था, और वो ये दिखाना चाहता था कि अभी भी अवध कमज़ोर नहीं है। तो ये था क्या चीज़, ये सब स्टेप लिया गया शुजा-उद-दौला के द्वारा। अब आगे क्या होता है, तो कंपनी का प्लानिंग क्या था, वो तो हमने देखा शुजा-उद-दौला का। कंपनी का प्लानिंग क्या था, तो कंपनी ने देखा कि अवध जो है ये काफ़ी बहुत बड़ा अमाउंट है, यहाँ रेवेन्यू बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो वो चाहता था किसी भी तरह से ये हमारे अधीन आ जाए। तो 1773 में क्या करता है, इसके लिए अवध को और कमज़ोर करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा दिमाग तो लगाता ही था, तो 1773 में एक ट्रीटी करता है अवध के साथ, और 2,10,000 रुपये मंथली लेना शुरू कर देता है। किसके लिए? तो अवध में और इलाहाबाद में जितने भी
कंपनी के ब्रिगेड थे, प्रत्येक ब्रिगेड को मंथली 2,10,000 रुपये देना था। अब बताइए, इतनी बड़ी ट्रीटी होगी तो इतना रुपये वो कहाँ से देगा, और रुपये नहीं दे पाएगा तो कर्ज में डूब जाएगा अवध। बस यही हुआ, अवध जो है अब कर्ज में डूबना शुरू हो गया। कर्ज में डूबा मतलब पावरफुल होता चला गया कौन, कंपनी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दूसरा फेज आता है 1775 से 1797 का। ठीक है, इस वक्त कौन आता है यहाँ, एक्चुअली नवाब का नाम गलत हो गया है, एक सेकेंड, इसे आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे शुजा उद्दौला नहीं, आसफ उद्दौला होगा। ठीक है, आसफ उद्दौला होगा। तो 1775-97 में आसफ उद्दौला का शासन आता है। इस वक्त का पॉलिटिकल सिनारियो कैसा था वो देखते हैं। तो 1775 तक जो है वल्नरेबिलिटी हो जाता है नवाबी पावर, क्योंकि कर्ज में डूब डूब जाता है अवध। ठीक है, तो कैपिटल, अब जो नए नवाब आता है आसफ उद्दौला को थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ती है नवाब बनने के लिए। जब वो नवाब बनता है तो शुजा का जो कॉर्टियर था, शुजा उद्दौला का, वो सब इसका विरोध करता है। जैसे शुजा उद्दौला का जो भाई था सादत अली, जो रोहिलखंड का गवर्नर था, वो विरोध करता है किसका, आसफ उद्दौला का। ठीक है, लेकिन ये छोटा सा रिवोल्ट ये था, अपोजिशन था, उसको आसफ उद्दौला के करीबी मुर्तज़ा खान ने आराम से दबा दिया। मुर्तज़ा खान कौन था, तो आसफ का फेवरेट था, और इसको आसफ ने अपना एक टाइटल दिया था मुख्तार उद्दौला। तो हम मुर्तज़ा खान को मुख्तार उद्दौला भी कहेंगे, ये अच्छा रोल निभाता है आसफ उद्दौला के कोर्ट में। तो ये पॉलिटिकल सिनारियो था। आसफ उद्दौला को थोड़ी मेहनत करनी पड़ी और वो नवाब बनता है। नवाब बनने के बाद आसफ उद्दौला कैपिटल को फैजाबाद से लखनऊ लेके चला जाता है, और इसके बाद देखने को ये मिलता है कि आसफ उद्दौला पॉलिटिकल पे कम और कल्चर पे ज़्यादा ध्यान देने लगता है। वो हम आगे देखेंगे। तो अब जब वो नवाब बनता है तो मुर्तज़ा खान जो था, जिसको हम मुख्तार भी कहेंगे, मुख्तार और नवाब के बीच जो है वो मुख्तार ने नवाब और कंपनी के बीच एक नेगोशिएशन कराया, एक ट्रीटी करवाया। इसके तहत क्या होता है, तो बनारस का चारों साइड का एरिया, जौनपुर के उत्तर का एरिया और इलाहाबाद के पश्चिम का एरिया, जो पहले चैत सिंह के अंडर था, वो दे दिया जाता है किसको, ब्रिटिशर्स को। ये संधि की जाती है जब आसफ उद्दौला नवाब बनता है। ये सब काफ़ी फर्टाइल एरिया था, ये भी अब इसके हाथ से चला जाता है। इससे पहले हमने देखा कि कोरा और इलाहाबाद चला गया था, अब ये बनारस का एरिया, जौनपुर के उत्तर का एरिया और इलाहाबाद के पश्चिम का जो एरिया बचा हुआ था, वो अब चला जाता है फिर से ब्रिटिशर्स के अंदर। तो अब क्या होता है कि इसके बदले में एक सब्सिडी दी जाती है किसको, नवाब को। उसके साथ साथ मुग़ल एम्पायर को आसफ उद्दौला ने नेगोशिएशंस में पार्टिसिपेट नहीं कराया, एक तरीके से उसे किनारा कर दिया गया। रिजल्ट ये निकला कि फाइनली डिप्लोमेटिक ट्रांजैक्शन जो है वो अब कंपनी के हाथों में थी, और कंपनी उसे नवाब के कोर्ट में बैठ करके आराम से करता था। तो अब पावर जब कंपनी के हाथ में आएगी तो वो स्ट्रांग होगा तो वो अपना मोनोपोली दिखाना शुरू करेगा। वही हुआ। अब नेक्स्ट सिनारियो अवध का हम देख लेते हैं क्या था। डिसइंटीग्रेशन हो जाता है पॉलिटिकल सिस्टम का। पावर अब किसके हाथ में आ जाता है, तो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाता है, क्योंकि जिसके हाथ में इकोनॉमी है, पावर उसी के हाथ में है। इस वजह से बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन करता है इंग्लिश कंपनी कहाँ पे, अवध के अफेयर में। आसफ उद्दौला दूसरी तरफ अपना लखनऊ के कोर्ट में इंटेलिजेंट में बिजी हो जाते हैं, अपना जो राज सुख था कोर्ट में ही लेते हैं, आर्ट में, कल्चर में, नृत्य, डांस, संगीत, ये सब कराते हैं। तो उसका तो वहाँ चला गया। बाकी का पॉलिटिकल सिनारियो किसके हाथ में है, तो वो ब्रिटिशर्स के हाथ में है। तो वो मनमाने तरीके से जो मनाता वो करता था। यहाँ तक कि ट्रूप्स का जो है उसका पैसा कई महीनों से नहीं दिया गया। इतनी सारी प्रॉब्लम, और ये सब देखते हुए अवध का जो नोबल था, नोबिलिटी मैन था, वो सब भी काफ़ी आश्चर्य हुआ कि अवध का सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गया है और इतना ज़्यादा ब्रिटिशर्स इंटरवेंशन कर रहा है। तो एक गुस्सा फूट गया कहाँ पे, अवध में, और एक म्यूटिनी हो गई, छोटी सी म्यूटिनी होगी। ये किसके खिलाफ, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो ये म्यूटिनी ब्रिटिश को थोड़ी देर के लिए डरा दिया, और तब ब्रिटिशर्स को लगा नहीं, ऐसा नहीं है, हमें अवध पे शासन करना है, लेकिन पर्दे के पीछे से करना है। हमें ज़्यादा परेशान यहाँ के लोगों को नहीं करना है। अगर लोग परेशान हुए तो हमें यहाँ कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके बाद ब्रिटिशर्स का जो है वो थोड़ा स्मूथ होते हैं इसके प्रति।
इसी बीच क्या होता है, तो 1784 में वारेन हेस्टिंग आ जाते हैं। तो वारेन हेस्टिंग के आ जाने के बाद जो है अवध का जो कर्ज था उसको 50 लाख रुपए तक घटा दिया जाता है, ताकि थोड़ा सा गुस्सा जो है वो शांत हो अवध के लोगों के प्रति। और उसके बाद अवध का जो रेजिम है, जिस पे ब्रिटिशर्स अंग्रेज मतलब कंपनी जो है अपना पावर डाले हुए थे, उसमें उसके उस पे उसका प्रेशर जो है थोड़ा कम करता है, और वो थोड़े से अंग्रेज जो है थोड़ा शांत हो जाता है अवध की ओर। वो बस इनडायरेक्ट रूप से यहाँ पे शासन करता है, और सामने में रहता है नवाब, और पीछे से शासन करता है कौन, कंपनी, ताकि नया म्यूटिनी नहीं हो। हम लोग फिर यही म्यूटिनी देखिए, यही म्यूटिनी, यही गुस्सा फिर 1857 के विद्रोह में आकर के निकलता है। ठीक है, ये छोटी सी म्यूटिनी हुई थी, जिसको अंग्रेज सतर्कता से देखा था पहले भी। ठीक है, अब ये सब 1797 में ख़त्म हो जाता है। 1797 में ये सारे नेगोशिएशन ख़त्म हो जाते हैं। जब क्या होता है, तो आसफ उद्दौला का मृत्यु होता है, और आसफ उद्दौला वज़ीर अली को अपना उत्तराधिकार चुनता है। लेकिन फिर ब्रिटिशर्स जग जाते हैं, और वो क्या करते हैं, तो सादत अली को क्या करते हैं, नया गवर्नर बना देते हैं, वाजिद अली को हटा करके। और सादत अली को गवर्नर बनाने से फ़ायदा ये होता है अंग्रेज़ को कि 76 लाख रुपए सालाना जो है वो दिया जाता है, किसको, अंग्रेज़ को, किसके तरफ से, सादत अली की तरफ से। तो एक बार फिर से अंग्रेज़ का यहाँ एक लोभ जो है वो तो छूटने वाला है नहीं। तो फिर जैसे जब जब मौका मिला, अंग्रेज़ कभी भी कदम पीछे नहीं किया, वो आगे ही बढ़ता रह गया। जैसे मौका मिला वो इंटरवेंशन किया। फिर जैसा यहाँ हम देख रहे हैं, जैसे ही सादत अली जाता है, सॉरी, जैसे ही आसफ उद्दौला जाता है, फिर से ब्रिटिशर्स का अपना जो है वो मोनोपोली यहाँ पे शुरू हो जाता है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं आगे। लॉर्ड वेलेस्ली आ जाते हैं 1798 में। लॉर्ड वेलेस्ली का एक ही काम था, जाना है, अवध घुसना है, वहाँ से अवध को अपने में मिला लेना है, और अवध को पूरी तरह से अनेक्स कर लेना है। तो लॉर्ड वेलेस्ली 1798 में आता है। ठीक है, 1801 में अवध पहुंचता है, और सादत अली को कहता है कि देखो जितना भी टेरिटरी है तुम मुझे सीज कर दो। लेकिन सादत अली थोड़ा दिमाग लगाता है और एक नेगोशिएशन करता है, किसके साथ, तो लॉर्ड वेलेस्ली के साथ। और इसके तहत जो है लॉर्ड वेलेस्ली को रोहिलखंड का, गोरखपुर का और दोआब का एरिया दे दिया जाता है। तो फिर देखिए, एक बार फिर रोहिलखंड चला गया, गोरखपुर चला गया, दोआब चला गया। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। अब वेलेस्ली कुछ दिनों के लिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं करता है, क्योंकि बहुत बड़े एरिया का वो एरिया ले लेता है, जहाँ से 1,35,00,000 का इकोनॉमी जो है वो ब्रिटिशर्स को मिलता है। तो फिर वेलेस्ली यहाँ पे शांत हो जाता है, जितने जोश से आया था कुछ दिन के लिए वो शांत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है, दूसरी तरफ ब्लूमिंग कल्चर कोड चलता है। इधर पॉलिटिकल सिस्टम अंग्रेज संभाल रहा था, उधर नवाब अपना इंडल्स थे अपने मस्ती वाले ज़िंदगी में। प्लस दिल्ली में जितने भी संगीतकार थे या कल्चर से जुड़े व्यक्ति थे, उसको, क्योंकि अब वहाँ पे अंग्रेज़ का शासन था, तो उसको हटा दिया गया। उसमें मिर्ज़ा रफ़ी सौदा हो गया, मीर गुलाम हसन हो गया, ये सब दिल्ली से लखनऊ आके रहने लगे, और यहाँ अपना काम, नया घर इसको समझ के आर्ट में अपना ध्यान देने लगे। और इस तरह से नवाब भी उसमें अभिभूत होकर के लग गए, और इधर बंगाल की स्थिति वो कमज़ोर पड़नी शुरू हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी अब इतनी मजबूत हो जाती है कि उसको जब मन करता वो हड़प लेता, किसको, अवध को। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा था, क्योंकि इससे पहले वो देख चुका था जब हम टाइट हुए थे तो कैसे लोग जो है म्यूटाइन करते हैं, कैसे विद्रोह करते हैं। इसलिए वो बोलते थे नहीं, हमको इस पर अभी अधिकार नहीं करना है, बस पर्दे के पीछे से एज ए डायरकी इनडायरेक्ट रूल से हमें यहाँ पे शासन करना है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है, और 1856 आता है, जब कंपनी को लगता है नहीं, अब हमें अवध ले लेना चाहिए। तो वाजिद अली शाह काफ़ी कमज़ोर था, इसको एग्जाइल में भेज देता है, और अवध को हड़प लिया जाता है। तो फाइनली अवध 1856 में हड़प लिया गया। तो इस वक्त गवर्नर जनरल कौन थे, जब अवध को हड़पा गया तो गवर्नर जनरल डलहौजी थे। डलहौजी यहाँ के गवर्नर जनरल थे। जब अवध को हड़प लिया जाता है, तो फिर डलहौजी ने महारानी को एक लेटर लिखा, जिसमें वो कहा गया कि महारानी को वो कहते हैं कि कल से हमारे अंडर 50 लाख नए सब्जेक्ट मतलब लोग, 50 लाख नए सब्जेक्ट हमारे अंडर आ जाएंगे, लोग हमारे अंदर आ जाएंगे, और 13 लाख का इकोनॉमी, ज़्यादा रेवेन्यू जो है हमारे अंडर हो जाएगा, और हम लोग के पास और भी ज़्यादा पैसा हो जाएगा। इस खुशी में वो बोलते हैं। लास्ट में एक बात जान लीजिए, अब तक जब तक अवध में नवाब का शासन था, अवध को अवध कहा जाता था, निशापुरी अवध कहा जाता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स का कब्जा होता है तो अवध हो जाता है औध। ठीक है, तब जो है अवध को औध कहना,
औध कहलाने लगता है। और इस तरह से बुरहान उल मुल्क का अवध को एक ऑटोनॉमस स्टेट बनाने का सपना खत्म हो जाता है और ये अब ब्रिटिशर्स के हाथ में पूरी तरह से आ जाता है। तो हम लोगों ने अभी अवध का क्या सिनारियो था वो सब देख लिया। अब एक्चुअली यूनिट 2 खत्म होने पे है। अब हम लोग एक छोटा सा पैराग्राफ है जो छोटे से लेक्चर में खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग यूनिट 3 में चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।